आज हम एक बहुत ही अहम विषय पर बात करेंगे। जी। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने कैसे भारतीय संविधान का इस्तेमाल करके मनुस्मृति के जो सदियों पुराने सिद्धांत थे, भेदभाव वाले, हाँ, उनको चुनौती दी और एक तरह से खत्म किया। बिल्कुल। हमारी ये जो बातचीत है, ये डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान में मनुवाद का अंत कैसे किया या शीर्षक वाले एक लेख के विचारों पर आधारित है। जी। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि भाई मनुस्मृति ने समाज पर क्या असर डाला था और फिर संविधान में वो क्या चीजें थी जिन्होंने इसकी जड़ें हिलाई। सही। देखिए, भारत के इतिहास में ना दो धाराएं दिखती हैं, एकदम उल्टी। हाँ। एक मनुस्मृति वाली परंपरावादी जो कहती थी जन्म से ही ऊंच नीच तय है, हाँ, जन्म आधारित। और दूसरी डॉक्टर अंबेडकर की लाई हुई संवैधानिक क्रांति, जो कहती थी सब बराबर है, सबको न्याय मिलेगा। समानता और न्याय। यस। तो चलिए इसी को आज खोलते हैं, समझते हैं। जी जरूर। तो फिर शुरू करते हैं मनुस्मृति वाले सामाजिक ढांचे से। ये था क्या असल में, किस तरह की व्यवस्था थी ये? देखिए, मूल रूप से तो ये जाति पर आधारित थी। ऊंच नीच, भेदभाव, सब जन्म से जुड़ा हुआ। अच्छा। मतलब इंसान का समाज में क्या स्थान होगा, क्या इज्जत मिलेगी, क्या अधिकार होंगे, ये सब उसके पैदा होने से तय था। उसके काम से या काबिलियत से नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। कर्म का कोई मतलब ही नहीं था उस नजरिए से। जन्म ही सब कुछ था। और इसका नतीजा क्या हुआ, समाज पर असर? नतीजा ये हुआ कि करोड़ों अछूत बना दिए गए, अस्पृश्य। हाँ। उन्हें न पढ़ने का हक था, न इज्जत से जीने का। यहां तक कि आप सोचिए, सार्वजनिक कुओं से पानी लेने तक की मनाही थी। रास्ते अलग, कुएं अलग। हाँ, और उनकी परछाई भी, वो भी अपवित्र मानी जाती थी। बाप रे। और ये कब से चल रहा था? हजारों साल से। ये कोई 100-200 साल की बात नहीं है, हजारों साल पुरानी व्यवस्था थी ये। इसने समाज को जैसे जकड़ लिया था, आगे बढ़ने ही नहीं दिया। ये बात महत्वपूर्ण है। मतलब ये सिर्फ ऐसा नहीं था कि समाज को बांट दिया। नहीं, ये सिर्फ बंटवारा नहीं था। ये एक, आप कह सकती हैं, पूरी सोची समझी व्यवस्था थी। ओके। एक ढांचा था। अच्छा। जिसका मकसद ही यही था कि कुछ वर्ग हमेशा शक्तिहीन रहे, अधिकारहीन रहे, हाशिए पर। एक पिरामिड जैसा। हाँ, बिल्कुल एक पिरामिड, जिसमें सबसे नीचे जो लोग थे उनके लिए ऊपर उठने का कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा गया था। उनके काम भी तय थे। हाँ, काम तय, रहने की जगह तय, किससे मिल सकते हैं किससे नहीं, सब तय था। जन्म ही सब कुछ था, कर्म कुछ नहीं। और इसी ने इंसानों के बीच इतनी गहरी खाई बना दी, गरिमा ही छीन ली। और इसी अन्याय भरी अमानवीय व्यवस्था को, इसे ही जड़ से उखाड़ने का बीड़ा उठाया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। जी। उनका लक्ष्य एकदम साफ था। एक ऐसा समाज जो समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, न्याय, इन सिद्धांतों पर चले। बिल्कुल। जहां इंसान की पहचान उसकी जाति से ना हो, उसकी इंसानियत से हो, उसके काम से हो। सही। और जब वो संविधान सभा में बोलते थे ना, तो वो सिर्फ एक कानून के जानकार की तरह नहीं बोल रहे थे। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो करोड़ों दबी कुचली आवाजों की आवाज थे, जिन्हें सदियों से बोलने नहीं दिया गया था। हाँ, उनका प्रतिनिधित्व कर रहे थे। उनके ऊपर सिर्फ देश का संविधान बनाने की जिम्मेदारी नहीं थी, बल्कि एक टूटे हुए पीड़ित समाज की उम्मीदों का बोझ था। बहुत भारी बोझ। निश्चित रूप से। और इसीलिए आप देखिए, संविधान का जो मूल विचार है, उसका केंद्र है समानता। संविधान ने कहा, कानून के सामने सब बराबर। हर व्यक्ति। हाँ, हर व्यक्ति। जन्म के आधार पर कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं। धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान, किसी भी आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। सबको बराबर मौके। जी, सबको अपनी काबिलियत के हिसाब से आगे बढ़ने के बराबर मौके। ये मनुस्मृति की जो जड़ थी ना, कि कुछ लोग जन्म से ही बड़े हैं, शासन करने के लिए बने हैं, और कुछ लोग सेवा करने के लिए बने हैं। उस सोच पर यह पहला और सबसे सीधा हमला था, वैचारिक हमला। बाबा साहब ये समझते थे कि सिर्फ राजनीतिक आजादी काफी नहीं है। बिल्कुल। वो कहते थे जब तक सामाजिक आजादी, सामाजिक बराबरी नहीं होगी, तब तक राजनीतिक आजादी का कोई मतलब नहीं, वो अधूरी है। हाँ, और जैसा आपने कहा भी, ये समझना जरूरी है कि संविधान को सिर्फ एक लीगल डॉक्यूमेंट की तरह नहीं देखा गया। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो सामाजिक क्रांति का एक हथियार था, एक औजार। डॉक्टर अंबेडकर और बाकी सदस्य भी, वो इससे भविष्य के भारत का एक नैतिक घोषणा पत्र बनाना चाहते थे, जो पुरानी रूढ़ियों को तोड़े। हाँ, और अन्याय को खत्म करके एक नए न्याय वाले भारत की नींव रखे। चलिए, अब उन खास संवैधानिक प्रावधानों पर आते हैं जिन्होंने मनुस्मृति की सोच पर सीधी चोट की। सबसे पहले तो समानता का अधिकार। जी, अनुच्छेद 14 से 18। हाँ,
अनुच्छेद 14 कहता है कानून के सामने सब बराबर और सबको कानून का समान संरक्षण। बिल्कुल। फिर अनुच्छेद 15, ये किसी भी नागरिक के खिलाफ धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान किसी भी आधार पर भेदभाव को रोकता है। हाँ, और ये सिर्फ रोकता नहीं है, ये उन जगहों पर जाने से भी रोकता है जहां पहले मनाही थी, जैसे दुकानें, होटल, कुएं, तालाब, सड़कें। जी, सोचिए जरा, जहां कुछ जातियों को कुएं से पानी तक नहीं लेने देते थे। कितना बड़ा बदलाव था। उस व्यवस्था पर सीधा हमला। सही कहा। अनुच्छेद 15 सिर्फ भेदभाव नहीं रोकता, वो उस मानसिकता को चुनौती देता है जो कहती थी कि सार्वजनिक चीजों पर सबका हक नहीं है। फिर अनुच्छेद 16 है सरकारी नौकरियों में बराबरी का मौका। हाँ। और फिर अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। हाँ। छुआछूत का पूरी तरह से अंत, और इसे एक दंडनीय अपराध बना दिया गया किसी भी रूप में। ये महज एक कानूनी सुधार नहीं था। नहीं, ये तो हजारों साल से चली आ रही एक जालिम प्रथा की जड़ों पर कुल्हाड़ी चलाने जैसा था। ये सरकार की तरफ से एक ऐलान था कि अब इंसानियत का अपमान नहीं सहा जाएगा, हर नागरिक इज्जत से जिएगा। इसने उस पूरी सामाजिक संरचना को ही अवैध बना दिया जिसने मनुस्मृति से वैधता ली थी। बिल्कुल। अच्छा, समानता का सिद्धांत तो आ गया, लेकिन बाबा साहब जानते थे कि सिर्फ कानून बनाने से बराबरी नहीं आएगी। हाँ, ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम थी। क्योंकि जो लोग हजारों साल से दबे हुए हैं, उन्हें दूसरों के बराबर लाने के लिए कुछ खास करना पड़ेगा। जी। यहीं से आरक्षण का विचार आया। इस पर बहस भी बहुत होती है। स्रोत क्या कहता है, इसे समानता के सिद्धांत से कैसे जोड़ा गया? ये बहुत अहम सवाल है। देखिए, स्रोत साफ कहता है कि आरक्षण का मतलब किसी को खास अधिकार देना नहीं था। अच्छा। नहीं, ये योग्यता को नकारना था। ये था न्याय की पुनर्स्थापना। न्याय की पुनर्स्थापना मतलब जो ऐतिहासिक अन्याय हुआ था उसे सुधारने की कोशिश। ये पक्का करना कि जो समुदाय सदियों से शिक्षा से, संपत्ति से, रोजगार से, इज्जत से सबसे दूर रखे गए, हाँ, उन्हें समाज की मुख्य धारा में आने का, दूसरों के साथ मुकाबला करने का एक असली सही मौका मिले। सिर्फ कागजी मौका नहीं। देखिए, समानता का ये मतलब नहीं कि आप सबको एक ही लाइन से दौड़ा दें, भले ही किसी के पैर में जंजीरें पड़ी हों सदियों पुरानी। हाँ, ये तो नाइंसाफी होगी। सच्ची समानता तो ये कहती है कि जो लोग पीछे धकेल दिए गए हैं उनके लिए रास्ता थोड़ा आसान बनाया जाए, ताकि वो भी दौड़ में शामिल हो सकें। इसे पॉजिटिव एक्शन कहते हैं। जी, पॉजिटिव एक्शन या सकारात्मक कार्रवाई, ताकि बराबरी सिर्फ किताब में ना रहे, असलियत बने। ये मनुस्मृति ने जो स्थायी विकलांगता थोपी थी ना, ये उसका संवैधानिक इलाज था। ठीक है, तो समानता हो गई, सामाजिक न्याय के लिए आरक्षण हो गया। अब एक और चीज, पुरानी व्यवस्था में धर्म और समाज बहुत जुड़े हुए थे। हाँ, और धर्म के नाम पर भेदभाव को मान्यता भी मिलती थी। संविधान ने इस गठजोड़ को कैसे तोड़ा? मतलब धर्मनिरपेक्षता? हाँ, धर्म और राज्य, इनके रिश्ते पर संविधान ने बिल्कुल साफ और मॉडर्न नजरिया अपनाया। भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाया गया। इसका मतलब क्या हुआ? सीधा मतलब ये कि राज्य का, सरकार का अपना कोई धर्म नहीं होगा। अच्छा। सरकार सभी धर्मों को बराबर सम्मान देगी और एकदम न्यूट्रल रहेगी। तटस्थ। और जो लोग किसी धर्म को नहीं मानते, उनके प्रति भी तटस्थ। हर नागरिक को अपने विश्वास के हिसाब से कोई भी धर्म मानने, उसका पालन करने, उसका प्रचार करने की पूरी आजादी दी गई। बस कानून व्यवस्था, नैतिकता, स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। ये मनुस्मृति से बिल्कुल उल्टा था। बिल्कुल उल्टा। वहां तो धर्म, सामाजिक नियम, यहाँ तक कि सजा भी वर्ण और जाति के हिसाब से तय होती थी। संविधान ने धर्म को इंसान का निजी मामला बनाया और शासन को नागरिकता और कानून के राज पर आधारित किया। ये भारत को पुरानी सोच से निकालकर एक आधुनिक, तर्कसंगत और न्यायपूर्ण देश बनाने की तरफ एक बहुत बड़ा कदम था। और अब बात करते हैं महिलाओं के अधिकारों की। बिल्कुल। मनुस्मृति में तो स्त्रियों की स्थिति काफी कमजोर बताई गई है। हाँ, अधीन। उन्हें स्वतंत्रता का अधिकार नहीं था। कहते थे कि स्त्री हमेशा किसी न किसी पुरुष के कंट्रोल में रहेगी, पिता, पति या बेटा। बाबा साहब ने इस सोच को, इस पितृसत्ता को संविधान से कैसे चुनौती दी? ये एक और फील्ड है जहां संविधान क्रांति लेकर आया। संविधान ने लैंगिक समानता को मौलिक अधिकार बनाया। मतलब महिलाओं को पुरुषों के बराबर नागरिकता मिली, वोट का अधिकार, पढ़ने लिखने का अधिकार, संपत्ति रखने का अधिकार, सार्वजनिक जीवन में भागीदारी का अधिकार। जी, सब कुछ।
डॉक्टर अंबेडकर का तो मानना था कि किसी समाज की तरक्की देखनी हो तो ये देखो कि वहां महिलाओं की क्या स्थिति है, उन्हें कितनी इज्जत, कितने अधिकार मिले हैं। इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए वो हिंदू कोड बिल लाए थे। हाँ, उसका बहुत विरोध हुआ था। बहुत जबरदस्त विरोध। उस बिल का मकसद था हिंदू समाज में शादी, तलाक, संपत्ति में हिस्सेदारी, गोद लेना, इन सब मामलों में महिलाओं को पुरुषों के लगभग बराबर अधिकार दिलाना। ये तो पुरानी स्मृतियों और परंपराओं पर सीधी चोट थी। बिल्कुल, जो महिलाओं को संपत्ति और आजादी से दूर रखती थीं। विरोध इतना ज्यादा हुआ कि उन्हें कानून मंत्री के पद से इस्तीफा तक देना पड़ा। बराबरी को सामाजिक न्याय का कितना जरूरी हिस्सा मानते थे, और ये मनुस्मृति की पितृसत्ता वाली नींव पर एक सीधी चोट थी। ये तो हुए संवैधानिक प्राविधान, लेकिन बाबा साहेब सिर्फ कानून बनाने तक नहीं रुके। उन्होंने कुछ सिंबॉलिक काम भी किए और एक पूरा दर्शन भी दिया। जी। अक्सर जिक्र आता है 25 दिसंबर 1927 का मनुस्मृति दहन। ये सिर्फ एक किताब जलाना तो नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत ही शक्तिशाली प्रतीक था, सिंबॉलिक एक्ट। ये सिर्फ एक पुरानी किताब जलाना नहीं था, ये उस पूरी सोच को, उस अन्याय, भेदभाव, ऊंच नीच वाली अमानवीय विचारधारा को सार्वजनिक रूप से नकारना था, जलाना था, जिसने करोड़ों का जीवन मुश्किल कर दिया था। हाँ, और समाज को जकड़ रखा था। ये एक ऐलान था कि ऐसी सोच जो इंसान को इंसान नहीं समझती, जो जन्म से श्रेष्ठता तय करती है, वो नए भारत में मंजूर नहीं है। ये एक नए बराबरी वाले समाज की नींव रखने का ऐलान था। और उनका वो मशहूर नारा, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। हाँ। इसका क्या मतलब था? सिर्फ दलितों के लिए या सबके लिए? ये असल में पूरे भारतीय समाज के लिए, खासकर उन सब के लिए जो किसी भी तरह के पिछड़ेपन या अन्याय के शिकार थे। एक बहुत गहरा और हमेशा प्रासंगिक रहने वाला संदेश है। कैसे? बाबा साहब जानते थे कि सिर्फ संविधान बना देना काफी नहीं है, कानून पास कर देना काफी नहीं। अगर लोग पढ़ेंगे, लिखेंगे नहीं, अपने अधिकारों को जानेंगे नहीं, अगर वो अन्याय के खिलाफ मिलकर आवाज उठाने के लिए एकजुट नहीं होंगे, संगठित नहीं होंगे, हाँ, और जरूरत पड़ने पर शांति से अपने हक के लिए लड़ेंगे नहीं, संघर्ष नहीं करेंगे, तो संविधान के अधिकार भी बस कागज पर रह जाएंगे। सही बात है। शिक्षा से चेतना आती है, सोचने की ताकत मिलती है, संगठन से सामूहिक ताकत बनती है, और संघर्ष से न्याय मिलता है। उन्होंने ये भी कहा था कि संविधान कितना भी अच्छा हो, हाँ, कि अगर उसे लागू करने वाले लोग सही नहीं हैं, उनकी नीयत ठीक नहीं, चरित्र ठीक नहीं, तो वो फेल हो सकता है। इसलिए ये जो संवैधानिक मूल्य हैं, इन्हें सिर्फ किताबों में नहीं, समाज के हर इंसान को अपनी जिंदगी में उतारना होगा, उन्हें जीना होगा। ये लगातार चलने वाला काम है। एक और बुनियादी बदलाव, वैचारिक बदलाव जो संविधान लाया, वो था जन्म बनाम कर्म। हाँ, मनुस्मृति कहती थी श्रेष्ठता जन्म से। संविधान ने इसे कैसे पलटा? हाँ, ये एक बड़ा दार्शनिक बदलाव था। संविधान ने ये स्थापित किया कि किसी इंसान की कीमत, उसकी महानता उसके जन्म से नहीं तय होगी, बल्कि उसके कर्मों से, उसकी काबिलियत से, उसके ज्ञान से, उसके चरित्र से। इसने भारतीय समाज को एक ठहरे हुए जन्म आधारित ऊंच नीच वाले ढांचे से, जिसे स्टैटिक हायरार्की कहते हैं, हाँ, स्टैटिक बर्थ बेस्ड हायरार्की से एक गतिशील योग्यता आधारित व्यवस्था की तरफ, मतलब डायनामिक मेरिट बेस्ड सिस्टम की तरफ ले जाने का रास्ता खोला। सैद्धांतिक रूप से। हाँ, सैद्धांतिक रूप से। अब हर नागरिक, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म, लिंग का हो, उसे अपनी मेहनत, अपनी प्रतिभा से आगे बढ़ने का मौका मिलना था। ये उस सोच पर हमला था जो कहती थी कि सबका स्थान जन्म से ही तय है, हमेशा के लिए। बिल्कुल। संविधान ने कहा, नहीं, आप अपने कर्मों से अपना भाग्य बदल सकते हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने यह भी समझा था कि जाति सिर्फ सामाजिक ऊंच नीच नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो जानते थे कि यह आर्थिक शोषण का भी जरिया है और राजनीतिक रूप से शक्तिहीन बनाने का भी। अच्छा। हाँ, जो निचली मानी जाने वाली जातियां थीं, उन्हें अक्सर अच्छे काम, जमीन, संसाधन, इन सब से दूर रखा गया और राजनीति में फैसले लेने में उनकी कोई आवाज नहीं थी। इसीलिए उन्होंने संविधान में सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस को बहुत अहमियत दी। कैसे? अनुसूचित जातियों, एससीज, अनुसूचित जनजातियों, एसटीज, और बाद में अन्य पिछड़े वर्गों, ओबीसीज के लिए शिक्षा में, नौकरियों में और राजनीतिक प्रतिनिधित्व में खास सुरक्षा उपाय और सकारात्मक कार्रवाई,
जैसे आरक्षण का इंतजाम किया गया। ये सिर्फ दिखावे की बराबरी नहीं थी। नहीं, ये कोशिश थी कि ताकत और संसाधन सिर्फ कुछ लोगों के हाथ में ना रह जाए। ये साफ संदेश था कि अब भारत सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के सिद्धांत पर चलेगा, किसी एक जाति के दबदबे पर नहीं। मलोवाद ने समाज को बांटा था, संविधान ने उन बंटवारों को तोड़ने और सबके लिए मौके बनाने की कोशिश की। बाबा साहब के जीवन और विचारों में धर्म और मानवतावाद का भी एक गहरा कनेक्शन दिखता है। जी, उनका वो कथन है, मैं ऐसे धर्म को नहीं मानता जो समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व न सिखाता हो। हाँ, या जो मानवता के खिलाफ हो। और आखिर में उन्होंने हिंदू धर्म छोड़ के बौद्ध धर्म अपना लिया। इस कदम का क्या मतलब था? उनका बौद्ध धर्म अपनाना ये सिर्फ एक निजी धार्मिक बदलाव नहीं था। तो क्या था? ये एक बहुत गहरा दार्शनिक, सामाजिक और राजनीतिक बयान था। अच्छा। उन्होंने वो धर्म चुना जिसके मूल सिद्धांत प्रज्ञा यानी ज्ञान, करुणा यानी दया और समता यानी समानता में उन्हें वो मूल्य दिखे जो वो नए भारत के लिए चाहते थे। बौद्ध धर्म जाति को नहीं मानता। बिल्कुल, और इंसान की बराबरी और आजादी पर जोर देता है। ये एक तरह से मनुवाद ने जो जन्म आधारित भेदभाव वाली धार्मिक सामाजिक व्यवस्था बनाई थी, हाँ। उसके बदले मानवतावाद और तर्क पर आधारित जीवन जीने का तरीका अपनाने का ऐलान था। अब देखिए, संविधान की प्रस्तावना में जो मूल शब्द हैं, न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता, हाँ। वो काफी हद तक इन्हीं यूनिवर्सल मानवीय मूल्यों को दिखाते हैं। उनका धर्म बदलना ये संदेश दे रहा था कि भारत की नई पहचान किसी संकीर्ण बांटने वाली धार्मिक व्यवस्था से नहीं, बल्कि दुनिया के नैतिक मूल्यों और मानवतावाद से होनी चाहिए। तो अगर हम पूरी बात को समेटें जी, तो कह सकते हैं कि डॉक्टर आम्बेडकर ने तलवार से नहीं, बल्कि अपनी कलम से यानी संविधान से मनुस्मृति की अन्याय वाली सामाजिक व्यवस्था की जड़ें काट दी। बिल्कुल सही। उन्होंने समाज को तोड़ने वाली सोच की जगह एक जोड़ने वाला संविधान दिया। हाँ, जो सबको बराबर माने, साथ लेकर चले। भारत के करोड़ों दबे कुचले लोगों के लिए एक नई सुबह, एक नई उम्मीद लेकर आई। निश्चित रूप से। जैसा बाबा साहब ने खुद कहा था, मनु ने समाज को बांटा, मैंने उसे जोड़ा। हाँ, और ये काफी हद तक सच है। संविधान ने इतने अलग अलग तरह के लोगों से भरे भारत को एकता के सूत्र में बांधने का सबसे जरूरी वैचारिक और कानूनी आधार दिया। बिल्कुल सही कहा आपने। संविधान ने कानूनी तौर पर, सैद्धांतिक तौर पर मनुस्मृति के सिद्धांतों को खत्म किया, एक आधुनिक बराबरी वाले राष्ट्र की नींव रखी। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, एक गहरा सवाल जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। क्या? कि संविधान के जो मूल मूल्य हैं, समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, न्याय, वो आज इतने साल बाद हमारे समाज की सोच में, हमारे व्यवहार में, हमारी संस्थाओं में सच में कितने गहरे उतरे हैं। ये सोचने वाली बात है। कानून तो बन गया, पर क्या वो मानसिकता, वो सामाजिक भेदभाव जिसके खिलाफ बाबा साहब ने इतनी लंबी लड़ाई लड़ी, क्या वो पूरी तरह बदल गया है? शायद नहीं। डॉक्टर अंबेडकर के संवैधानिक सपनों को पूरी तरह सच करने के लिए इन मूल्यों को सिर्फ कानून की किताबों से निकालकर अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में, अपने आपसी बर्ताव में और अपने समाज के ढांचे में पूरी तरह से उतारने के लिए अभी और क्या करने की जरूरत है? व्यक्तिगत स्तर पर भी, सामाजिक स्तर पर भी और संस्थागत स्तर पर भी। ये एक ऐसा सवाल है जो हमें लगातार अपने अंदर झांकने के लिए मजबूर करता है।